चलो ये तो आपको हम ले चल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो है अभी हम पढ़ा रहे थे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में 7 ठो क्वेश्चन बनाए थे पिछले क्लास में। किसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, किसका जीरो नहीं होता है। जिसका जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। जिसका जीरो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, पोलर। तो देखो यहाँ पे अब 8वां नंबर क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये सब जितना भी है नया नहीं है, सब ना कहीं तुमको स्ट्रक्चर हम सिखा दिए बनाना, पहले चैप्टर में बता दिए। PCl3 में क्या है, एक फास्फोरस है, 3 क्लोरीन। देखो फास्फोरस है, इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, एक क्लोरीन इधर होता है, क्लोरीन इधर होता है, क्लोरीन इस पे एक लोन पेयर होता है, समझ में आ रहा। और ये फास्फोरस में तुम्हें जो 1 2 3 4 को ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो कितना हो गया हाइड्रोजन बाइटल 4। तो हाइड्रोजन इस फास्फोरस का क्या होगा, sp3 क्या होगा। sp3 में कोई होता है तो उसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। देखो इस तरह का 3 ठो इधर है, एक लोन पेयर को उधर दिखाएंगे। अब देखो इसका हमको डायपोल मोमेंट पता करना है, तो बताओ फास्फोरस और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्लोरीन का 3 होता है, फास्फोरस का 2.1 होता है। जैसा हाइड्रोजन का होता है वही फास्फोरस का होता है। हाइड्रोजन का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना वही फास्फोरस का होता है। हाइड्रोजन का 2.1 होता है, फास्फोरस का कितना होता है, तो फास्फोरस का कम और क्लोरीन का ज्यादा। तो देखो डायपोल मोमेंट कैसा डायरेक्शन, लो से हाई। इधर देखो लो से हाई, इधर भी क्या लो से हाई। और जब लोन पेयर आ जाता है तो हम डायपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन बताते हैं, एटम टू लोन पेयर। क्या होगा, एटम टू लोन पेयर। ये एटम है, ये लोन पेयर। देखो इधर डायरेक्शन ऐसा। अब इधर देखो, इसका इधर है, इसका इधर है। ये दोनों का जो डायपोल मोमेंट है, दोनों का मिलके, ये दोनों का मिलके जो नेट होगा कहां से पास करेगा, 20 से। कहां से पास करेगा, 20 से। एगो 20 से पहले से पास करा था, मतलब तीनों मिला के कहां नीचे कैसे पास करेगा, नीचे। कैसे पास करेगा, नीचे। तीनों का डायरेक्शन नीचे पास करेगा। तो देखो डायपोल क्लोरीन के वजह से जो डायपोल मोमेंट है डाउनवर्ड है। इधर देखो इधर जो है लोन पेयर के वजह से किधर है, अपवर्ड। किधर है, लेकिन दोनों एक दूसरे उल्टा है 180 डिग्री एंगल पर, लेकिन दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं। सेम चीज रहता तब ना काटता है। देखो इधर क्लोरीन है, देखो इधर क्लोरीन के द्वारा है, ऊपर भी क्लोरीन के द्वारा रहता तब कट जाता है। या इधर लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर रहता तब कट जाता है। तो इधर लोन पेयर है, इधर क्लोरीन है, तो क्या कटेगा, नहीं ना कटेगा। मान लो दो अपोजिट डायरेक्शन में कोई खड़ा है, इधर से 5 न्यूटन से कोई खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन से, क्या जीरो होगा टोटल, 10 - 5 कितना होगा, 5 है ना, 5 लगेगा अभी भी। तो वही बात है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसलिए डायपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो। अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो कैसा होगा, पोलर। अब देखो 9वें नंबर पे है POCl3। क्या है 9वें नंबर पे, POCl3। POCl3 में देखो P के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, समझ में आ रहा है। अब इधर देखो फास्फोरस क्लोरीन में ये लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई। इधर देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 3.5 होता है, इसका 2.8 लो टू है, समझ में आ रहा है। देखो ये तीनों के वजह से किधर डायपोल मोमेंट नीचे, इसके वजह से ऊपर। आप फिर देखो इधर ऑक्सीजन के पास है, इधर क्लोरीन के पास है, दोनों तो अलग है ना जी। डायपोल मोमेंट अभी भी जीरो नहीं होगा, क्या होगा, नॉन Non-zero, जीरो। कैसा होगा, polar। पोलर। अब देखो अगला है 10वें नंबर पे PCl5। PCl5 के बारे में बता देते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, sp3d। क्या होता है, sp3d। पिछले क्लास में हाइड्रोजन पढ़ा के बता दें, इसका sp3d होता है, कुछ इस तरह का ज्योमेट्री होता है इसका, डायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। उसमें क्या होता है, फास्फोरस बीच में होता है, 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर होता है, और 2 एक क्लोरीन इधर होता है एक्सियल पोजीशन पे, एक क्लोरीन इधर होता है एक्सियल पोजीशन पे, समझ में आ रहा ना। यानी 3 क्लोरीन है, 3 इधर है और 2 इधर है, समझ में आ रहा। देखो अब एक बात बताओ, ये एटम है, देखो ये इसका और इसका में किसका हाई है, इसका लो है, इसका हाई है। देखो लो टू है, इधर भी 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 लो टू है। अब आगे एक बात बताओ, ये क्लोरीन का और ये क्लोरीन का जो नेट एगो इधर है, एगो इधर है, दोनों को मिलकर किधर नेट डायपोल मोमेंट पास करेगा, 20 से कहां से पास करेगा, आएगो इधर है, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा, क्योंकि इधर भी क्लोरीन के द्वारा, इधर भी क्लोरीन के द्वारा, तो दोनों कैंसिल हो गया, यानी इक्वाटोरियल डायपोल मोमेंट क्या हो गया, कैंसिल। इधर देखो एक्सियल वाला, इधर भी क्लोरीन के द्वारा ऊपर और क्लोरीन के द्वारा नीचे, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। यानी पूरा नेट डायपोल मोमेंट इधर वाला भी कट गया, इधर वाला भी कट गया आपस में, तो डायपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया जी, नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन अब यहाँ पे लिखे ऑल इक्वाटोरियल डायपोल मोमेंट कैंसिल एट ईच अदर। ये आपस में जितने भी इक्वाटोरियल डायपोल मोमेंट है सब आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और जितने भी एक्सियल डायपोल मोमेंट है, ऊपर वाला नीचे वाला, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। आगे देखो 11 नंबर PCl3F2। PCl3F2 में भी है, देखो 3 क्लोरीन 2 फ्लोरीन है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी sp3d होगा ना। तो यहाँ पे फास्फोरस था, तुमको बताए थे जब 2 अलग तरह का आइटम आ जाता है तो कैसे रखते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, एक्सियल पोजीशन। इसीलिए तुमको पढ़ाए थे बैंड शुरू, याद है, हाइड्रोजन में पढ़ाए थे, हाँ, बैंड शुरू। तो देखो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का। एक को देखो इसको भी एक्सियल पोजीशन पे, इसको भी कहाँ रखा है, एक्सियल पोजीशन पे। अब बाकी जो क्लोरीन है कहाँ है, इक्वाटोरियल पोजीशन में, कहाँ है, इक्वाटोरियल। अब समझ तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। और डायपोल में देखो इधर लो टू है, इधर भी क्या होगा, लो टू है, इधर भी लो टू है, इधर भी लो टू है, इधर भी लो टू है। इस दोनों के द्वारा नेट डायपोल किधर से पास करेगा,
20 से, समझ रहा ना। तो वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से पास करता है उसके 20 से, कहाँ से 20, दोनों के द्वारा जो इधर है और इधर भी क्लोरीन के द्वारा, तो ये वाला एक दूसरे को क्या किया, काट कर दिया, काटा कि नहीं जी। इधर देखो, इधर क्लोरीन के द्वारा, इधर भी क्लोरीन के द्वारा, बीच में एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेट जीरो। अगर नेट जीरो होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर। 12 नंबर क्वेश्चन है PF3Cl2, इसमें भी वही है, हाइड्रेशन sp3d है, तो इस तरह का से बना देना है। पहले पता चाहिए कौन हाइड्रेशन sp3d है, तो देखो ये फास्फोरस को बीच में रखें, पहले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको एक्सियल पोजीशन में रखेंगे, एगो का एक्सियल, एगो का एक्सियल, एगो क्लोरीन जो बच गया उसको यहाँ पर रख देंगे, बाकी दो क्लोरीन तो यहाँ आ जाएगा, समझ आ गया ना। तो ये रख देंगे। अब आएगा बताओ, इधर देखो लो टू हाई, इधर भी देखो लो टू हाई, इधर भी डायपोल मोमेंट का रिएक्शन क्या है, लो टू हाई, इधर भी क्या है, लो टू हाई, इधर भी क्या है, लो टू हाई। अभी देखो इस क्लोरीन का नेट डायपोल मोमेंट किधर होगा, 20 से पास करेगा। अब एक बात बताओ, क्लोरीन क्लोरीन के द्वारा इधर पास कर रहा है, इधर किसके द्वारा, क्लोरीन, क्या ये दोनों काट पाएंगे, नहीं काट पाएगा। इधर देखो ये भी क्लोरीन नहीं भी, ये दोनों तो एक दूसरे को काट देगा, इधर वाला तो कट गया एक्सियल वाला, लेकिन इक्वेटोरियल वाला भी कटा नहीं, बचा हुआ, यानी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, तो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, क्या होगा, नॉन जीरो के बराबर नहीं होगा, पोलर, कुछ ना कुछ होगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। आगे भाई 13 नंबर क्वेश्चन है XeOF2, कौन सा मॉलिक्यूल है, XeOF2। अब XeOF2 का अगर तुम ऐसे देखोगे तो देखो ये Xe डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देखो 1 2 1 3, दो बॉन्ड पे ऐसे है, समझ में आ रहा है ना, 1 2 1 3 4 5, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, तो कितना हाइड्रेशन होगा, sp3d, क्या हो गया, sp3d, यहाँ पे हाइड्रेशन sp3d होगा, sp3d होगा। तो इस टाइप का देखो XeO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, Xe बीच में होता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बताया था इक्वेटोरियल पे आता है, जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाएगा। लोन पेयर भी आएगा ग्रुप 1, उसको भी कहाँ रखा जाएगा, इक्वेटोरियल। बाकी जो फ्लोरीन एक्सियल ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको एंगल पे रख देंगे। यहाँ देखो इस लोन पेयर, अच्छा इधर देखो लोन एटम से लोन पेयर, इधर डायपोल मोमेंट, एटम टू लोन पेयर, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इधर ऑक्सीजन के द्वारा, ये भी कुछ ना कुछ तो होगा, कटेगा तो नहीं, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर कट जाएगा, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा जी, पोलर, पोलर। अब हम सिखाएंगे कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट। देखो 2 3 4 5 मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें तुमको कंपेयर करने के लिए पूछेगा परीक्षा में पूछेगा किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका कम है। तो कंपैरिजन कैसे हम डायपोल मोमेंट को, एक डायपोल मोमेंट को दूसरे डायपोल मोमेंट के एक मॉलिक्यूल का कैसे दूसरे में तुलना करते हैं, कंपेयर। तो इसमें से कंपेयर करेंगे 3 बातों का ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन भी करवाएंगे। टू कंपेयर द डायपोल मोमेंट वी यूज, डायपोल मोमेंट को कंपेयर करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डायपोल मोमेंट को तुलना कर कहां जाना है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपेयर करने किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, पहला ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को देखते हैं, क्या देखते हैं, और ज्योमेट्री में क्या चेक करते हैं, वो पोलर नॉन पोलर, अगर वो पोलर है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट जीरो। दूसरा क्या चेक करते हैं, डेल्टा ई, क्या चेक करते हैं, डेल्टा ई क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा जी, ज्यादा। और तीसरा क्या चेक करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। देखो एक मॉलिक्यूल 3 4 ठो मॉलिक्यूल दे देगा, कंपाउंड दे देगा, पूछेगा किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है किसका कम, तो उसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहला उसका हम क्या लेते हैं, ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल का क्या देखते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी क्या चेक करते हैं, पोलर है कि नॉन पोलर। अगर तुमको पता चल जाएगा किसी का पोलर है तो समझ जाओ उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो, और नॉन पोलर तो डायपोल मोमेंट जीरो। तो पहला चेक करेंगे ज्योमेट्री, नॉन पोलर है कि पोलर, और दूसरा चेक करते हैं डेल्टा ई, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। पहला देखेंगे ज्योमेट्री, पोलर या नॉन पोलर, दूसरा देखेंगे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरा देखते हैं अलग अलग इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट का क्या होता है, डायरेक्शन। अभी हम इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे कैसे डायपोल मोमेंट पे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं, हो गया। तो वही इधर पहला हम कर रहे हैं डायपोल मोमेंट को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। डायपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का दूसरे डायपोल मॉलिक्यूल के डायपोल से कंपेयर करेंगे, तो 3 बातों का ध्यान रखना। पहला उसका ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में चेक करेंगे पोलर है कि नॉन पोलर। दूसरा क्या चेक करेंगे, डेल्टा ई, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, म्यू ज्यादा। और तीसरा क्या देखेंगे, क्या देखेंगे तीसरा, बोलो। पहला देखेंगे ज्योमेट्री, देखो कॉपी, पहला देखेंगे ज्योमेट्री, दूसरा ज्योमेट्री में देखेंगे पोलर है कि नॉन पोलर, दूसरा क्या देखेंगे डेल्टा ई एन, कैसा देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट, अलग डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या। देखो इधर BF3 PF3 PCl3 तीनों का डायपोल मोमेंट पूछा किसका ज्यादा किसका कम। देख BF3 का कैसा है, बोरोन इधर है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। PF3 में देखो बीच में फास्फोरस है, एक क्लोरीन इधर है,
एक क्लोरीन इधर इधर और इधर एक लोन पेयर है। PCl3 में देखो ऐसा ही है, बस इधर एक लोन पेयर। अब इधर देखो ये बोरान और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर क्या होगा? नो2 है, इधर भी क्या होगा? नो2 है, इधर क्या होगा? नो2 है। तो देखो ये वाला जो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट और ये वाला बॉन्ड का डायपोल नेट डायपोल मोमेंट कहां से आएगा? 20 से। इधर क्या होगा? 20 से। इधर भी फ्लोरीन के द्वारा नीचे है और उधर भी फ्लोरीन के द्वारा ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे को काट दिया, तो डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा? 0। अब इसका चेक करते हैं। पीएफ देखो लो2 है, लो2 है, लो2 है, एटम टू लोन पेयर, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अब देखो ये तीनों फ्लोरीन के द्वारा डायपोल मोमेंट क्या आएगा? नीचे। इधर है लोन पेयर वाला ऊपर, तो क्या ये काट पाएगा? नहीं। तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। इसका देखो PCl3 यार भी इक्वल है, लो2 है, लो2 है, लो2 है, एटम टू लोन पेयर, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, क्लोरीन के द्वारा नीचे है, एटम टू लोन पे उधर, क्या काट पाएगा? नहीं। तो इसका भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। अब देखो ये तीन दो चीज हमको पता लग गया, μ = 0, μ ≠ 0, μ = 0। और ये बताओ जीरो है तो कैसा मॉलिक्यूल होगा? जीरो है तो कैसा मॉलिक्यूल होगा? नॉन पोलर। ये क्या होगा? पोलर। ये क्या होगा? पोलर। अब देखो इसमें पूछेगा किसका ज्यादा है किसका कम। सबसे पहले बात, इसका जीरो है, इसका तो सबसे कम होगा। इसका दोनों का नॉन जीरो, तो इसका कुछ ना कुछ होगा, जीरो से ज्यादा होगा। अब इस दोनों में किसका ज्यादा है ये कैसे पता करेंगे? तो पहला हम बोले थे ज्योमेट्री, इसमें नॉन पोलर या पोलर देखे, और दूसरा देखते हैं डेल्टा ई। क्या देखते हैं? डेल्टा ई मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इसका चेंज निकालो और इसका चेंज, जिसका चेंज ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बताए थे पहले। तो देखो इसका चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे निकाल, यहाँ पे फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.1 और फ्लोरीन का कितना होता है? 4। तो 4 में से 2.1 घटा कितना आएगा? 1.9। यहाँ पे देखो फास्फोरस और फ्लोरीन है, तो क्लोरीन का 3 होता है, फ्लोरीन का 2.9, 3 में से 2.9 कितना आएगा? बताओ चेंज सबसे ज्यादा कहाँ आया? 1.9। इसका कम, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसमें किसका होगा? PCl3। ये है PF3। PF3। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? PF3। सबसे कम किसका होगा? PCl3। सबसे कम किसका होगा? PF3। देखो ये सबसे कम किसका है? देखो सबसे कम किसका है? PF3 से ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? PF3। देख रहा है ना, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम। PF3 का सबसे कम, उससे ज्यादा PCl3, और सबसे ज्यादा। इस तरह का क्वेश्चन खूब आता है परीक्षा में, 4-5 मॉलिक्यूल दे देगा, क्या बोलेगा ऑर्डर लिखो डायपोल मोमेंट का, तो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया और कई बार पूछेगा भी आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आया होगा। देखो CH पर मीथेन दिया हुआ, NH3 अमोनिया दिया हुआ, H2O वाटर दिया हुआ, अच्छा क्या दिया हुआ? इसमें भी पूछा किसका ज्यादा है डायपोल मोमेंट और किसका कम। और देखो इस तरह में सब चीज में काम आ रहा है स्ट्रक्चर लिखना हम इसलिए पहला चैप्टर में बताए थे, अभी याद आ रहा है? 350 से 400 क्यों सिखाए थे? टाइम बर्बाद थोड़ा किए थे इसी दिन के लिए, ये सब पहले क्यों सिखाए थे बार बार? तो बोले थे वहाँ पे इस्तेमाल होगा, अलग अलग चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। देखो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर जो भी तुम लिखोगे ना वो हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर लिखोगे। कैसा स्ट्रक्चर लिखोगे? sp वाला का कैसा स्ट्रक्चर होता है, sp2 का कैसा होता है, sp3 कैसा होता है, sp3d कैसा सिखाए हैं, sp3d3 कैसा, वैसे लिखना है। तो देखो इसका हम कैसा हाइब्रिडाइजेशन आता है? टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है? ऐसा 3 का कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन ऊपर है। इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो, इसका कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? कार्बन का, हाइड्रोजन का कम होता है। तो देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लो2 है, इधर भी देखो लो2 है। ऐसा बताओ इधर है, तीनों मिलकर डायपोल मोमेंट क्या होगा? ऊपर, इसका है नीचे, तो एक नीचे है, तीनों मिलकर ऊपर है, दोनों हाइड्रोजन के द्वारा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल कर दिया, डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा? 0। इसका देखो NH3 का स्ट्रक्चर पहले बात, नाइट्रोजन के साथ इधर हाइड्रोजन, इधर लोन पेयर है, समझ में आ रहा? इधर देखो ये लो2 है, एटम टू लोन पेयर। तो इसका तीनों मिलके ऊपर है, एटम टू लोन पेयर भी ऊपर है, तो कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट होगा, एक ही डायरेक्शन में सब है, तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा? नॉन जीरो। अब यहाँ पे देखो H2O में क्या होता है? देखो ये ऑक्सीजन बीच में होता है, यहाँ पे देखो सिंगल हाइड्रोजन, दो लोन पेयर होता है, एक इधर एक इधर, समझ में आ रहा? इसका देखो, इसका और इसका में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा इसका कम, तो देखो लो2 है, एटम टू लोन पेयर, समझ में आ रहा है? अब देखो ये दोनों लोन पेयर के द्वारा डायपोल मोमेंट एगो इधर, नेट डायपोल मोमेंट किधर से पास करेगा? 20 से। किधर से पास करेगा? इधर भी देखो, इसका भी कुछ डायपोल मोमेंट इधर होगा, तो सब का एक ही डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट क्या? μ ≠ 0। फिर आगे क्या है? तो अच्छा ऐसा मैंने कहा सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, इसका फ्लोरीन का क्या होगा? 4, तो लो2 है, इधर होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यानी कुछ ना कुछ तो होगा, समझ में आ रहा है ना? यहाँ भी डायपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो, ये लिखा है क्या है? आप देखो इसमें पूछेगा किसका कम है किसका ज्यादा। सबसे पहली बात है इसका 0 है, इसका 0 है ना, इसका तो पूरे सबसे कम होगा, इसका क्या होगा? सबसे कम।
सबसे कम होगा जी। ऑर्डर में देखो सबसे कम इसका है CH4 का। हाँ अब इस तीनों में किसका ज्यादा है किसका कम, तो देखो सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा आयन। क्या निकालेंगे? डेल्टा आयन। जिसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका डायपोलमेंट ज्यादा, जिसका डेल्टा आयन कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका डायपोलमेंट कम। तो देखो ये इसका डेल्टा आयन निकालो, उसमें कितने तरह का आइटम है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, हाइड्रोजन का 2.3, 3 में से 2.1 घटा, कितना है? 0.9। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5, इसका 2.1, 1, 3.5, 1.4, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बोले 4 में से 2.1 घटेगा, कितना है? 1.9। अरे भाई सबसे ज्यादा डेल्टा आयन किसका है बताओ? HF3, ये HF 1.9 सबसे ज्यादा है, इसका डायपोलमेंट भी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है। उससे कम किसका है? इसका देखो सेकंड नंबर पे H2O है, और उससे कम किसका है? NH3 उसको देखो सेकंड नंबर पे है, CH4 सेकंड पे थर्ड पे है, और लास्ट में देखो इसका 0 है, इसका देखो आप समझ में आया? इस तरीके से ऑर्डर निकालोगे तो परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो H2O दिया हुआ, H2S दिया, H2SC। अब ये देखो H2O का निकाल देंगे, H2O का भी कुछ देर पहले निकाल देंगे, ये वाला mu r not equal to 0, हम डायरेक्ट लिख दिया mu r not equal to 0। अभी कुछ देर पहले निकाला है। अब देखो H2O के बाद एक क्वेश्चन है H2S, H2SC। अच्छा देखो 16 नंबर ग्रुप देखो, एक ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का सल्फर, हाइड्रोजन का सल्फर, तीनों एक ही ग्रुप का है ना जी, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। तो देखो इसका हम निकालोगे भी, इसका तुम चेक करोगे निकाल के, H2O का भी क्या आएगा? नॉन जीरो। इसका भी क्या आएगा? नॉन जीरो। इसका भी क्या आएगा? नॉन जीरो। तीनों का जीरो नहीं होगा। और तीनों का जीरो नहीं है, अब किसका डायपोलमेंट का ऑर्डर कैसे लिखेंगे? अभी चेक कर लो ना, क्या क्यों जीरो नहीं है, स्ट्रक्चर बना लेना, चेक करना आराम से। अब इसका डायपोलमेंट जीरो नहीं है, अब किसका ज्यादा है किसका कम है कैसे करोगे? डेल्टा आयन निकाल दो। तो डेल्टा आयन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है? सल्फर, यहाँ पे सेलेनियम, और सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम तीनों किस ग्रुप में आता है? 16 नंबर में। किस में आता है? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बाएं से दाएं किसी पीरियड में जाते हैं, पेट्रोल में पढ़ाया है तो बढ़ता है, और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? घटता है। देखो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम में जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, देखो इधर घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? घटेगा। घटा। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो डेल्टा आयन भी क्या होगा? घटेगा। घटेगा। और जब ये डेल्टा आयन घटेगा तो डायपोलमेंट भी क्या होगा? घटेगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका डायपोलमेंट कम। तो सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें? ऑक्सीजन। वो वाला का किसका होगा? वो वाला। और उससे कम किसका होगा? सल्फर। और सबसे कम सिलेनियम। H2O का सबसे ज्यादा, उससे कम H2S। इसको इस तरीके से भी निकाल सकता है, वैसे भी तुमको निकालने का मन है, इसका डेल्टा आयन घटा के देख लो, इसमें से इतना जो इसका क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका क्या होता है, दोनों में आपस में घटा देना, इसमें भी घटा देना, इसमें भी घटा देना, समझ में आ रहा है ना? पता चल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन NH3 और NF3 क्या दिया हुआ? LS3 और NH3 और NF3। NF3। तो देखो NH3 अमोनिया है, ये निकाले दे देखो यहाँ पे सेम चीज है, तो यहाँ भी क्या आया था? mu r not equal to 0। बस यहाँ भी देखो अमोनिया का भी कुछ निकाले, क्या आया था? 0.9। वही लिख दिए 0.9, एक बार समझा चुके हैं। NF3 में देखो नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन, नाइट्रोजन फ्लोरीन, एक लोन पेयर। देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? फ्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होता है, इसका 4 होता है, इसका 3। तो देखो लो टू आई एटम टू लोन पेयर, समझ में आ रहा? देखो इसके द्वारा सब नीचे होगा, इधर एटम टू लोन पेयर के द्वारा ऊपर होगा। क्या काट पाएगा? नहीं ना काटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब दोनों में चेक करते हैं डेल्टा आयन किसका ज्यादा, इसका डेल्टा आयन कितना है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, 3 में से 2.10 घटा 0.9, इसका देखो 4 में से 3 घटा कितना आएगा? सब अच्छा सुनो, सबसे ज्यादा डेल्टा आयन किसका आएगा? NF3 का। किसका आ गया? NF3 का। तो तुम सोच रहा होगा कि NF3 का डायपोलमेंट क्या होगा? ये सुनो NF3 का डेल्टा यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो नियम के अनुसार NF3 का डायपोलमेंट किससे ज्यादा होना चाहिए? NH3 से। NF3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, ऐसे या कम, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, NH3 का ज्यादा होता है NF3 से। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी कारण बता रहे हैं। देखो इसके उदाहरण देखो, ये जो एटम से लोन पेयर के द्वारा, देखो एटम टू लोन पेयर इधर है ऊपर, इसका ऊपर वाला भी इधर, देखो इस तीनों के द्वारा भी क्या होगा? ऊपर, देखो ऊपर कर दी, तो सब एक ही डायरेक्शन में ना, एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाता है? सब जुटते चले जाता है, स्वाभाविक बात है, इसका डायपोलमेंट ज्यादा व्यू ज्यादा होगा। इधर देखो इसमें क्या है? इसके द्वारा नीचे है, देखो नीचे है, एट लोन पेयर द्वारा क्या है? ऊपर। इसमें तो कुछ ना कुछ घटेगा, कुछ ना, अरे दोनों अलग है, घटेगा नहीं पूरा, कुछ ना कुछ घटेगा ना, उल्टा है तो इसीलिए स्वाभाविक इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज ज्यादा होने की वजह से भी तैयो इसका जो है सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? घट जाता है। क्या जाता है? किसका ज्यादा हो जाता है? NH3। समझ में आ गया ना? तो NH3 का नियम के अनुसार NH3 का होता है, लेकिन NH3 का डायपोलमेंट क्या होता है? NF3 से ज्यादा पूछ सकता है तुमसे परीक्षा में। इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन काफी आता है, अपवाद। तुमको हम सिखाए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, याद है? 1s 2s 2p 3s 3p सिखाए थे कि नहीं? उसमें एक्सेप्शन किस किस का बताए थे? क्रोमियम का 29 का, याद है?
उसमें लोग गलती करेगा, वही परीक्षा में पूछता है। अब देखो इस NH3 का डायपोल मोमेंट होता है कितना, वो भी लिखे 1.47 डी बाई डी का मतलब क्या होता है, डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है डी बाई, क्या होता है डी बाई, कैपिटल डी से लिखते हैं। तो NH3 का डायपोल मोमेंट कितना होता है 1.47, NH3 का कितना 0.24, 0.24। देखो NH3 का 1.47, NH3 का 0.24, इसका ज्यादा है। अब देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन है CH3F और CH3Cl में किसका ज्यादा होता है, इसमें डायरेक्ट याद रख लेना, CH3F और CH3Cl किसका ज्यादा होता है, CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, CH3F का क्या होता है कम होता है। अब आगे देखो यूनिट डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है पहले बता चुके हैं, डी बाई होता है, क्या होता है डी बाई। डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है डी बाई कैपिटल डी। अब इस लिखाने का पर्पस है कि एक डी बाई किसको कहते हैं, तो ये तुमको थोड़ा याद रखना। देखो एक डी बाई बराबर होता है 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ऐसे वो कहते हैं 1 डी बाई इक्वल टू 1 × 10⁻⁻18 स्ट्रेट कूलम सेंटीमीटर, ऐसे वो कहते हैं 1 डी बाई इक्वल टू 3.336 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो ये तुमको यूनिट याद रख लेना। अभी इसके साथ तुमको डायपोल मोमेंट का सारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है, इस पे किसी तरह का भी क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा। अब डायपोल मोमेंट खत्म होते ही अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक जितना पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर, अगले क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ध्यान से थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या MOT मोट, जैसे किसी को मजाक में होता है मोटी, वो मोटी नहीं, ये दूसरा कुछ है, ए मोटी ऐसा बोलता है ना, वो नहीं है, ये है एमओटी। क्या है MOT मोट, एमओटी ऐसे लोग गुस्सा हो जाएगा, समझ किसी को बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये दूसरा कुछ है एमओटी, ऐसे भी तुमको याद है एमओटी। क्या है MOT एमओटी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये काफी भीलिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जब हम खत्म कर देंगे उसके बाद एक और चीज बाकी रह जाएगा इस चैप्टर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सिखाएंगे, पूरा ये चैप्टर खत्म। तो ये चैप्टर भी आपका कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर जो है या पूरा जल्द खत्म होने वाला है। इस एमओटी के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसी में जो समय लगेगा। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट इनऑर्गेनिक चैप्टर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा पूरी तरह से 11वीं क्लास का। उसके बाद तुमको हम स्टार्ट करेंगे 11वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दिया हुआ तुम्हारे NCERT किताब में, वो वॉल्यूम नंबर 2 किताब में दिया हुआ। क्या नाम है NCERT का 2 बुक आता है, वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2। इसे वॉल्यूम नंबर 2 जो बुक है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा चैप्टर दिया हुआ है, 3 से 4 चैप्टर एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। जब वो भी खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, दोनों में दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 में भी दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 में भी। फिर वो खत्म कर देंगे, पूरा केमिस्ट्री खत्म। तो फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेके।